सुप्रभात बच्चों। कल हमने विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटलों के द्वारा बनने वाले अलग अलग प्रकार के संकरण तथा संकरण के पश्चात बनी हुई अणुओं की ज्यामिति के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं कि किसी भी सहसंयोजी या आयनिक स्पीशीज है उसमें केंद्रीय परमाणु की संकरित अवस्था को कैसे ज्ञात करेंगे। किसी सहसंयोजकीय अथवा आयनिक स्पीशीज में केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सूत्र है L बराबर GA प्लस हाफ VE माइनस V माइनस C, जहाँ पर GA दी गई स्पीशीज में केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं अथवा समूहों की संख्या, VE केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, V केंद्रीय परमाणु की संयोजकता तथा C उपस्थित आवेश यदि स्पीशीज आयनिक है। नंबर 2, सूचकांक I या L का मान ज्ञात होने पर सारणी की सहायता से केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था ज्ञात की जा सकती है। यदि L का या I का मान 2 है तो sp, 3 पर sp2 संकरण, 4 पर sp3, 5 पर sp3d या dsp3, 6 पे sp3d2 या d2sp3 और 7 पर sp3d3। इस विधि द्वारा केवल सहसंयोजकीय या आयनिक स्पीशीज के केंद्रीय परमाणु के संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। इसका उपयोग किसी जटिल स्पीशीज के केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था ज्ञात नहीं कर सकते। अब विभिन्न प्रकार के संकरण और उनके लक्षणों के बारे में देखते हैं। क्रम से शुरू होते हैं कहाँ से? sp संकरण। निहित परमाणविक ऑर्बिटल 1s 1p है। इसका विन्यास रेखीय होगा, 180 डिग्री का कोण होगा और उदाहरण के लिए बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, एसिटिलीन, मर्क्यूरिक क्लोराइड और डाईएमीन सिल्वर पॉजिटिव आयन। sp2 संकरण में 1s और 2p होगा। त्रिकोणीय समतल संरचना होगी, 120 डिग्री का कोण होगा। उदाहरण इसके BCl3, BF3, C2H6, NO3 माइनस, CO3 डबल माइनस और Hg थ्राइस नेगेटिव आयन। आगे बढ़ें अगर sp3 में 1s 3p होगा। इसमें समचतुष्फलकीय संरचना होगी। बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। उदाहरण इसके मीथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अमोनियम आयन, निकिल टेट्रा कार्बोनिल और टेट्रा एमिनो निकिल सेकेंड आयन। इसके बाद संकरण है dsp3। इसमें 1d, 1s और 2p है। इसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय है, बंध कोण 90 डिग्री का है। उदाहरण इसमें टेट्रासाइनो निकिल सेकेंड आयन,
टेट्रासाइनो कॉपर सेकेंड नेगेटिव आयन और PtCl4 2 नेगेटिव आयन। अगला है sp3d, इसमें 1s 3p और 1d। इसकी जो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, बंधकोण तल में 120 डिग्री और लंबवत 90। इसके उदाहरण हैं PF5, PCl5, ClF3, XeF2 और FeCO5। sp3d2 या d2sp3, इसमें 1s 3p और 2d होगा। ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल होगी। प्रत्येक बंधकोण 90 डिग्री का होगा। उदाहरण इसके SF6, XeF4, CuNH3 6 2- और FeCN6 4-। ये sp3d2 या d2sp3 के उदाहरण हैं। लास्ट वन है sp3d3, 1s 3p 3d। यहाँ पे ज्यामिति बनती है पंचकोणीय द्विपिरामिडी। इस पंचकोणीय द्विपिरामिडी में जो तल के कोण होते हैं वो 72 डिग्री और जो लंबवत कक्षक होते हैं उनके कोण 90 डिग्री होते हैं। उदाहरण इसके हैं IF7 और XeF5। तो ये विभिन्न प्रकार की संयोजकताएं और उनके लक्षण, संकरण और उनकी ज्यामिति। अब आते हैं अनुनाद पे। अनुनाद एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है जिसके फलस्वरूप एक ही यौगिक की कई एक समान संरचनाएं इस प्रकार प्राप्त होती हैं कि इनमें से किसी एक संरचना से यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन सभी संरचनाओं की सहायता से यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। बहुत से यौगिकों को केवल एक संरचना सूत्र के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि इनके सभी गुणों की व्याख्या किसी एक संरचना सूत्र के द्वारा नहीं हो सकती। ऐसे यौगिकों की संरचनाएं एक से अधिक का मध्यमान होती हैं। जैसे हम बेंजीन को देखें, यहाँ बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाएं दी हुई हैं, फर्स्ट और सेकेंड में। इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है द्विबंध की स्थिति दोनों में अलग अलग है। इसकी वास्तविक संरचना न तो फर्स्ट है और न ही सेकेंड है, बल्कि इन दोनों का मध्यमान है। किसी एक संरचना से इसके सभी गुणों की व्याख्या कर पाना संभव नहीं है, लेकिन दोनों संरचनाओं से हम इसके सभी गुणों की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। अतः इसकी जो संरचना होगी प्रथम और द्वितीय दोनों संरचनाओं की अनुनादी संकर होगी। अब प्रतिबंध क्या है? प्रत्येक संरचना में प्रत्येक परमाणु की स्थिति समान होती है। नंबर 2, प्रत्येक संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। प्रत्येक संरचना की आंतरिक ऊर्जा समान या लगभग समान होती है और प्रत्येक संरचना की ज्यामिति भी समतलीय होती है। ये प्रतिबंध हैं। अब हम देखते हैं अनुनाद के प्रभाव। अनुनाद के कारण किसी यौगिक के गुण अनेक प्रकार से प्रभावित होता है।
प्रमुख प्रभाव अनुनादी संकर का स्थायित्व अनुनादी संरचनाओं के प्रत्याशित स्थायित्व से अधिक होता है। इसे हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा की गणना से स्पष्ट कर सकते हैं। अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अर्थात धनावेश या ऋणावेश का स्थानीकरण जितना अधिक होगा, मतलब डीलोकलाइजेशन जितना ग्रेटर होगा, यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। आबंध की लंबाई, द्विध्रुव आघूर्ण इत्यादि गुण भी अनुनाद के कारण प्रभावित होते हैं। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। आप देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसमें HCl है और दूसरे में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की 3 अनुनादी संरचनाएं हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में कार्बन दोनों ऑक्सीजन से द्विबंध से जुड़ा है। सेकेंड और थर्ड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक में त्रिबंध है और एक में एकल बंध है। इसमें एक धनावेशित है और दूसरा ऋणावेशित है। वैसे ही कार्बोनेट आयन की 3 अनुनादी संरचनाएं क्रमशः ऋणावेशित आयन को अलग अलग करके है। कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं हैं जो यहाँ दी हुई हैं, द्विबंध की स्थिति और ऋणायन की स्थिति। नाइट्राइट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, द्विबंध और ऋणावेश की स्थिति अलग अलग है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की 3 अनुनादी संरचनाएं, इन तीनों में द्विबंध की स्थिति और एकल बंध की स्थिति अलग अलग है। नाइट्रस ऑक्साइड की 3 अनुनादी संरचनाएं हैं, इन 3 अनुनादी संरचनाओं में त्रिबंध, द्विबंध और एकल बंध की स्थिति अलग अलग है। क्लोरेट आयन की 3 अनुनादी संरचनाएं हैं, इसमें भी ऋणायन की स्थिति अलग अलग है। पर क्लोरेट की कुल 4 अनुनादी संरचनाएं हैं, इसमें भी ऋणावेशित ऑक्सीजन की स्थिति अलग अलग है। ऐसे ही सल्फेट आयन की कुल 5 अनुनादी, 5 नहीं बल्कि 6 अनुनादी संरचनाएं लिखी हुई हैं। इसमें ऋणावेश की स्थिति और उपसह संयोजक बंध की स्थिति अलग अलग है। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि कार्बोनेट आयन में तीनों कार्बन ऑक्सीजन बंधों की लंबाई समान होगी। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में दोनों कार्बन ऑक्सीजन बंधों की लंबाई समान नहीं होती है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों कार्बन ऑक्सीजन बंधों की लंबाई समान है। तो ये कुछ उदाहरण हैं अनुनाद के। अनुनाद एक से अधिक समान ऊर्जा की संरचनाएं हैं जो किसी भी अणु अथवा आयन के रासायनिक गुणों की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। तो ये था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी आबंधी कक्षक का सिद्धांत और अनुनाद। अब अगला सिद्धांत देखते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और संकरण का पता लगने के पश्चात बहुत सारे बंधों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर मिल गया था, लेकिन कुछ का उत्तर नहीं मिला था। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बंध का बनना और उसकी प्रकृति, ऑक्सीजन अणु की अणुचुंबकीय प्रकृति, सहसंयोजी बंध के आधार पर
O2 अणु में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण प्रतिचुंबकीय इसको होना चाहिए, परंतु वास्तव में ये अनुचुंबकीय होता है। अनुनाद की व्याख्या का स्पष्टीकरण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देती है। तो इन कारकों के कारण 1932 में रॉबर्ट मुलिकेन और हुंड ने आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो सहसंयोजकीय बंध की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए सर्वोत्तम है। इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत ये नीचे हैं दिए हुए, आप देखो। नंबर 1, जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो उसकी परमाणविक ऑर्बिटलों की पहचान समाप्त हो जाती है और वे परस्पर अतिव्यापन के द्वारा कुछ नई ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें आणविक ऑर्बिटल कहा जाता है। नंबर 2, आणविक ऑर्बिटल संपूर्ण रूप से अणु से संबद्ध होते हैं तथा क्वांटीकृत होते हैं। नंबर 3, आणविक ऑर्बिटल बहुकेंद्रीय होते हैं। वे संयोग करने वाले परमाणुओं के नाभिकों को घेरे रहते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसी एक नाभिक विशेष के चारों ओर गति करने के स्थान पर संपूर्ण नाभिकीय तंत्र के चारों ओर गति करते हैं। अगला, आणविक ऑर्बिटल का निर्माण केवल उन्हीं परमाणविक ऑर्बिटलों द्वारा किया जाता है जिनकी ऊर्जाएं बराबर होती हैं और जो उचित अभिविन्यास युक्त होते हैं। अगला इसमें है, निर्मित आणविक ऑर्बिटलों की संख्या संयोग करने वाले परमाणविक ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होती है। परमाणवीय कक्षकों के तरंग फलनों के जोड़ से बनने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है तथा ऐसे कक्षक स्थायी होते हैं। इन्हें आबंध आणविक कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। वहीं परमाणविक कक्षकों के तरंग फलनों के अंतर से बनने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है और इन्हें प्रति आबंध आणविक कक्षक कहते हैं। अगला, किसी आणविक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही समावेशित हो सकते हैं। आणविक ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का समावेशन परमाणविक ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के समावेशन के नियमों अर्थात पाली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम तथा अफबाउ के नियम के अनुरूप ही होता है। और अंतिम है, किसी आणविक ऑर्बिटल की आकृति संयोग करने वाली परमाणविक ऑर्बिटलों की आकृतियों पर निर्भर करती है। तो यह है आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आणविक कक्षकों की या ऑर्बिटलों की अवधारणा है। ये ऑर्बिटल परमाणविक ऑर्बिटलों से अनेक प्रकार से अलग या भिन्न होते हैं। इन अंतरों को हम इस सारणी के माध्यम से देखेंगे। दोनों में अंतर क्या है परमाणविक ऑर्बिटल और आणविक ऑर्बिटल में। आप देखो, परमाणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मेघ परमाणु के नाभिक से संबद्ध होता है। इस प्रकार परमाणविक ऑर्बिटल एकल केंद्रित होता है, जबकि आणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मेघ संपूर्ण अणु से संबद्ध होता है, संपूर्ण नाभिकीय तंत्र पर विस्तृत होता है। इस प्रकार एक आणविक ऑर्बिटल बहुकेंद्रिक होता है। दूसरा अंतर, ये शुद्ध ऑर्बिटल होते हैं और किसी परमाणविक तंत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर प्राप्त होते हैं।
आणविक ऑर्बिटल प्रायः संयोग करने वाले परमाणुओं के परमाणविक ऑर्बिटलों के संयोग से प्राप्त होते हैं। परमाणविक ऑर्बिटलों की ऊर्जा अधिक और ये कम स्थिर होते हैं। बंधी आणविक ऑर्बिटलों की ऊर्जा कम होती है और ये अधिक स्थिर होते हैं। तो यह अंतर है परमाणविक ऑर्बिटल और आणविक ऑर्बिटल में। अब आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण यह दो विधियों से होता है। पहला है परमाणविक ऑर्बिटलों के रेखीय संयोग से। परमाणविक ऑर्बिटलों के रेखीय संयोग विधि में अणु के निर्माण में निहित परमाणुओं की परमाणविक ऑर्बिटलों के रेखीय संयोग से उस अणु को आणविक ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। जैसा इस चित्र में आप देख सकते हैं। इस चित्र में श्रृंग और गर्त, क्रेस्ट और ट्रो, ये दोनों हैं। क्रेस्ट को पॉजिटिव से और टो को नेगेटिव से दर्शाया गया है। जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो लगभग समान ऊर्जा की उनकी परमाणविक ऑर्बिटलें परस्पर अतिव्यापन करके आणविक कक्षकों का या ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। तो इस अतिव्यापन की दो संभावनाएं हैं। नंबर एक, संयोग करने वाले ऑर्बिटलों की इलेक्ट्रॉन तरंगें समान फलन या समान कला में हैं, अर्थात दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन तरंगों के श्रृंग एक दूसरे पर आच्छादित होते हैं। अर्थात प्लस प्लस संयोग हो तो कम ऊर्जा की एक आकर्षण युक्त आणविक कक्षक का निर्माण होता है। इसको आबंधी आणविक ऑर्बिटल कहा जाता है। लेकिन यदि संयोग करने वाले परमाणविक ऑर्बिटलों के तरंग विपरीत कला में है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का तरंग श्रृंग और दूसरे का गर्त को आच्छादित करता है, तो प्लस माइनस संयोग होगा। तो एक उच्च ऊर्जा की प्रतिकर्षण युक्त आणविक ऑर्बिटल प्राप्त होती है। इसे विपरीत आबंधी आणविक ऑर्बिटल कहा जाता है। इस प्रकार दो परमाणविक ऑर्बिटलों के परस्पर संयोग से दो आणविक ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। अब आणविक आबंधी आणविक ऑर्बिटल को साई बी से निरूपित करते हैं। साई बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। और अनाबंधी को साई बी स्टार से प्रदर्शित करते हैं या साई बी स्क्वायर से, साई ए से करते हैं, और ये होता है साई ए माइनस साई बी। यहाँ पे अगर साई ए स्क्वायर करेंगे तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। बाइंडिंग वाले में अगर साई ए बी स्क्वायर करेंगे तो ये होगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 फाई ए फाई बी। तो ये आबंधी और अनाबंधी, इनमें जो अंतर है वह इस तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आप देख सकते हैं, एक आबंधी ऑर्बिटल का निर्माण उस समय होता है जबकि संयोग करने वाले परमाणु समान कला में होते हैं, अर्थात परमाणविक ऑर्बिटलों के पालियों के चिन्ह प्लस प्लस होते हैं। जबकि एक विपरीत आबंधी आणविक ऑर्बिटल का निर्माण उस समय होता है जबकि संयोग करने वाले परमाणु विपरीत कला में होते हैं, अर्थात परमाणविक ऑर्बिटलों के पालियों के चिन्ह विपरीत प्लस माइनस होते हैं। अगला है, इस प्रकार की ऑर्बिटल के
तरंग फलन को संयोग करने वाले परमाणुओं के तरंग फलनों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया 5a = 5a + 5b। यहाँ पर इसको घटाकर प्राप्त करते हैं, यानी 5a = 5a - 5b। नंबर 3 पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व संयोग करने वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य केंद्रित रहता है, और इसमें संयोग करने वाले परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता नहीं होती है। चौथे नंबर पर है, एक आबंधी आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणुओं की ऊर्जा से कम होती है, जबकि विपरीत बंधी आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणुओं से अधिक होती है। अगला, आबंधी आणविक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण स्थापित कर अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जबकि विपरीत आबंधी आणविक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के मध्य प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं और अणु को अस्थिर करते हैं। तो यह अंतर है आबंधी आणविक ऑर्बिटल और विपरीत आबंधी आणविक ऑर्बिटल में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।